हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 15 नवंबर और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ सर सीपी रामास्वामी अय्यर को लेकर है। दरअसल ये कौन थे? ये जो ट्रेवनकोर स्टेट था, वहाँ के ये दीवान थे और उस समय बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। बट साथ-साथ एक कंट्रोवर्सी ये भी इनके साथ जुड़ी हुई थी कि ये ट्रेवनकोर को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर करना चाहते थे। ये भारत के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे, तो इनके साथ ये कंट्रोवर्सी है। अभी इनका नाम न्यूज़ में इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी जो केरला में जो टसल चल रहा है गवर्नर और सीएम के बीच में, उसमें ये बार-बार इनका नाम उछाला जा रहा है। उस वक़्त ये दीवान थे, इसका मतलब कहीं न कहीं वो गवर्नर के रोल में थे। तो कैसे सीपी रामास्वामी अय्यर पर उस वक़्त हमला किया गया था, तो ऐसा ही कहीं न कहीं ऐसा थ्रेटन किया जा रहा है केरला के गवर्नर को इनडायरेक्टली, क्योंकि उस वक़्त जो कम्युनिस्ट मूवमेंट चला था, उसने इन रामास्वामी अय्यर पर अटैक किया था। तो इस तरीके का जो थ्रेट है, वो अभी केरला के गवर्नर को भी मिल रहा है। पर ये पॉलिटिक्स है, हमें इस पे नहीं जाना। हमें सिंपली बस सीपी रामास्वामी अय्यर के बारे में जानना। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो हमें पता होना चाहिए कि ये ट्रेवनकोर स्टेट के दीवान थे। ट्रेवनकोर उस वक़्त प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। उस वक़्त ट्रेवनकोर के राजा बलराम वर्मा थे और उनके दीवान थे ये सीपी रामास्वामी अय्यर, जो कि फ्रॉम 1936 टू 1947 तक वो दीवान थे। इनकी पॉलिसीज़ के कारण एक मैसिव अपराइजिंग देखने को मिला, मतलब क्रांति देखने को मिली। वेलार रिवोल्ट जिसको कहते हैं, अक्टूबर 1946 में हुआ था। इसमें कुछ किसानों ने थाने पे हमला कर दिया था, ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद में जो दीवान थे, उन्होंने इन पर अटैक कर दिया था। उसको अपनी सेना के थ्रू पूरे रिवोल्ट को दबाने की कोशिश की गई थी, जिसमें कई जान गई थी। इस वजह से जो पूरा कम्युनिस्ट मूवमेंट था, वो बढ़ गया था और इन पर फिर अटैक हुआ था रामास्वामी अय्यर पर। एक कंट्रोवर्सी ये है कि जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, वो इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे ट्रेवनकोर के लिए, जो कि अमेरिकन मॉडल पे बना हो। उसके बाद में उन पे कुछ असैसिनेशन अटेम्प्ट होते हैं, जिसके बाद उनकी जान चली गई थी और उसके बाद में ट्रेवनकोर इंडियन यूनियन में शामिल हो गया था। तो ये इनकी ब्रीफ हिस्ट्री थी सीपी रामास्वामी अय्यर जी को लेकर, जो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ 9th शेड्यूल को लेकर है। दरअसल हुआ क्या कि झारखंड ने ओबीसी का जो रिजर्वेशन था उसे 27% कर दिया है। इसका मतलब जो उनका टोटल रिजर्वेशन है स्टेट का, वो हो गया है 77%। इसका मतलब जो इंदिरा साहनी केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो रिजर्वेशन की जो लिमिट है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती, वो लिमिट ब्रीच हो गई है। तो इस ब्रीच से बचने के लिए झारखंड सरकार ने ये डिमांड करी है कि इसे नए शेड्यूल में डाल दिया जाए, ताकि ये इसके ऊपर कोई जुडिशियल रिव्यू ना हो सके। क्योंकि तमिलनाडु का जो रिजर्वेशन का जो एक्ट था उस वो 69% रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। इसका मतलब 50% की जो लिमिट को ब्रीच कर दिया उसने। तो इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये नए शेड्यूल का पार्ट है। इसलिए तमिलनाडु में अभी भी 69% का रिजर्वेशन जारी है। अब प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव से हमें ये जानना है कि आखिर नए शेड्यूल क्या है? नए शेड्यूल कब आया था? आफ्टर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जैसे ही हमारे संविधान में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, उसी वक़्त ये नए शेड्यूल जोड़ दिया जाता है। इस नए शेड्यूल को जोड़ा जाता है आर्टिकल 31 बी से। आर्टिकल 31 बी बोलता है कि इस शेड्यूल में जो भी लॉ प्लेस्ड होंगे, जो भी लॉ इंक्लूडेड होंगे स्टेट के या फिर सेंटर के, उसे जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती। उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अभी फिलहाल 284 लॉज़ ऐसे हैं जो नए शेड्यूल में मेंशन हैं। आर्टिकल 31 में कुछ लॉज़ हैं जिससे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो लॉज़ हैं, जमींदारी जब अबॉलिशन हुआ था उसको रिलेटेड है। पर आर्टिकल 31 बी में भी कुछ चेंजेस आए, नए शेड्यूल में भी। कैसे? क्योंकि जब 1973 में केशवानंद भारती का जजमेंट आया, उसमें ये बताया गया था कि अगर कोई भी लॉ अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा, तो उसे हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं, भले ही वो नए शेड्यूल का पार्ट हो। उसके बाद वामन राव वाले केस में ये बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि अगर 24 अप्रैल 1973 के पहले जो लॉ हैं, उसे हम छोड़ देंगे, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। पर 24 अप्रैल 1973 के बाद में जो भी लॉज आए होंगे नए शेड्यूल में, उसे भी हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। और फाइनली आर कोएलो केस में, जिसे यूपीएससी ने मेंस में पूछा था, आर कोएलो केस में बताया गया था कि अप्रैल 14 1973 के पहले के जो लॉज हैं, उन्हें भी रिव्यू किया जा सकता है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हैं या फिर आर्टिकल 19 21 को किसी प्रकार का वायलेशन होता है, तो इसका मतलब जुडिशरी चाहे तो वो रिव्यू कर सकती है। तो ये पूरा हमने पढ़ लिया नए शेड्यूल के बारे में। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ फ्रेंड शोरिंग प्लान को लेकर है। क्यों ये न्यूज़ में है? दरअसल हुआ क्या कि जो यूएस की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो इंडिया के दौरे पे हैं, जेनेट येलेन। इन्होंने एक टर्म दिया, अमेरिका और इंडिया के जो ट्रेड रिलेशंस है, उसे और बढ़ाना चाहते हैं। हम फ्रेंड शोरिंग के अप्रोच को फॉलो करना चाहते हैं। फ्रेंड शोरिंग अप्रोच क्या होता है? इसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जो व्यापार है, जो ट्रेड है, वो बढ़ाती है। किस बेसिस पे? क्योंकि दोनों ही कंट्री डेमोक्रेटिक वैल्यूज को फॉलो करती है, दोनों ही कंट्री डेमोक्रेटिक हैं। मतलब किसी प्रकार का ऑथोरिटेरियन सिस्टम नहीं है, ना ही कोई डिक्टेटरशिप है। तो अब फ्रेंड शोरिंग क्यों करना चाहता है अमेरिका? क्योंकि आपने देखा है कि जब से कोविड-19 आया है, पूरे जो ग्लोबल सप्लाई चेन को नुकसान पहुँचा है।
चीन में कोविड का लॉकडाउन लगता है और पूरे जो वर्ल्ड की जो सप्लाई चेन है वो ठप पड़ जाती है। इससे हर कंट्री में हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला। तो हर कंट्री को नुकसान देखने को मिल रहा है। तो हम पूरे वर्ल्ड की जो सप्लाई चेन है वो किसी एक कंट्री पे रिलाई नहीं कर सकती। तो इस वजह से जो दूसरी कंट्रीज़ है वो अब फ्रेंड शोरिंग अप्रोच को अपनाना चाहती है। इससे क्या होगा कि आप ऐसी कंट्री के साथ व्यापार करेंगे जो कंट्री ओपन है, थोड़ी ट्रांसपेरेंट है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को फॉलो करती है। ऐसी कंट्री से जो ट्रेड रिलेशन होंगे तो वो आपको फ़ायदा देगी। और जो सप्लाई चेन है वो भी थोड़ी डाइवर्सिफ़ाई होगी। तो ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसमें जो आपके बिज़नेस है, जो आपकी कंपनीज़ है किसी कंट्री की, वो आप ऐसी कंट्री के यहाँ जाने को बोलते हो जहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यू हो। जैसे कि इंडिया, कई कंट्री आप अपनी कंपनीज़ को बोल रही है कि आप चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करके इंडिया में ले आइए। पर ये एक टाइप डी-ग्लोबलाइज़ेशन का प्रोसेस है। क्योंकि ग्लोबलाइज़ेशन में क्या होता है भाई, जहाँ पे रॉ मटेरियल सस्ता है, जहाँ पे लेबर सस्ती है, जहाँ से इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, आप वहाँ से ट्रेड करना चाहते हो। बट डीग्लोबलाइज़ेशन इसलिए हुआ क्योंकि इसमें आप डेमोक्रेटिक वैल्यू को फ़ॉलो करना चाहते हो। भले ही सामान आपको महँगा मिले, प्राइस थोड़ी-सी ज़्यादा हो, बट एट लीस्ट इंश्योर रहे कि आपका जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो मेंटेन रहे। इसी के एक्सटेंशन में एक कॉन्सेप्ट और है ऑनशोरिंग और रीशोरिंग का। इसमें क्या होता है, कंपनीज़ को अब बोला गया है उनकी कंट्री के द्वारा कि अब आप एक काम कीजिए, अपने घर में चले आइए। जैसे जर्मनी कोई कंपनी है जो अभी चाइना में मैन्युफैक्चर करती थी, उसे बोला गया है कि अब आप रहने दीजिए, आप जर्मनी नहीं आ जाइए। क्योंकि क्या हो रहा है कि हम दूसरी कंट्री पे अब ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। इसे ही ऑनशोरिंग या फिर रीशोरिंग कहा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकती है क्योंकि इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हमेशा न्यूज़ में रहते हैं और यूपीएससी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस रखती है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ एनएफआरए को लेकर है। एनएफआरए का मतलब क्या होता है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एनएफआरए। इसने क्या किया है कि अभी एक गाइडलाइन जारी करी है। इसका मतलब कि ऑडिट क्वालिटी जो इंस्पेक्शन होता है उसके कुछ गाइडलाइन जारी किए ताकि जो भी ऑडिटर्स होंगे, जो कंपनी को ऑडिट करेंगे, तो उन्हें प्रिस्क्राइब नॉर्म्स का फॉलो करना होगा। और ये जो गाइडलाइंस हैं, ये बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं जो अन्य कंट्री फॉलो कर जो इंटरनेशनली सर्टिफाइड हैं। ऐसे प्रैक्टिसेज़ को हमारी इस गाइडलाइंस में शामिल किया गया है ताकि हम हमारी जो ऑडिट क्वालिटी है, उसे इम्प्रूव कर सकें, ताकि हमारा जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारे देश में, उसे इम्प्रूव किया जा सके। तो हमें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव ये जानना है कि एनएफआरए कब बना था? ये 2018 में बना था। इसे कंपनीज़ एक्ट के तहत बनाया गया था 2013 की। ये क्या रिकमेंड करती है? जितनी भी हमारे अकाउंटिंग, ऑडिटिंग होती है, तो वो रिकमेंड करती है कि उसका उससे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ है वो ये बॉडी जारी करती है और ये मॉनिटर भी करती है कि जो पॉलिसीज़ जारी की गई हैं, जो नॉर्म्स बताए गए हैं ऑडिटिंग को लेकर, वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो हमें इस बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ इंडियन स्कीमर को लेकर है। अभी हुआ क्या है कि विंटर में जो आंध्र प्रदेश का काकीनाडा है, वहाँ पे कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वहाँ पर जो इंडियन स्कीमर है, वो बहुत बड़ी संख्या में दिखाई दिए हैं। इन्हें इंडियन स्कीमर या फिर इंडियन सीज़र बिल भी बोला जाता है और ये लारिडे फैमिली को बिलॉन्ग करते हैं। अगर इनका आईयूसीएन स्टेटस की बात की जाए, तो ये एंडेंजर कैटेगरी में आते हैं। अगर इनके हैबिटेट की बात करें, तो ये वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया के कोस्टल एरियाज़ में पाए जाते हैं, जहाँ पे एस्चुरीज़ बनती हैं और ये खासकर जब विंटर होता है, तब ही ज़्यादा दिखाई देते हैं। और 20% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इंडियन स्किमर जो नेस्ट करते हैं वो रिवर चंबल के आसपास करते हैं। अब ये इंडेंजर कैटेगरी में क्यों है, क्यों इनको इतने थ्रेट्स हैं? एक तो जितने भी हमारे वेटलैंड्स हैं वो डिग्रेड होते जा रहे हैं, डिक्लाइन होते जा रहे हैं। इससे इनके पॉपुलेशन पर लगातार दबाव आ रहा है, लगातार कम होती जा रही है इनकी संख्या। और जितना ज़्यादा आप डैम बनाते जाओगे रिवर्स में, उससे इनकी जी संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है, जो हमने चंबल रिवर में देखा है। 2020 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, ये एक एनजीओ है, ठीक है? ये इसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, गार्जियन ऑफ द स्कीमर प्रोग्राम, ताकि इंडियन स्कीमर को कंजर्व किया जा सके। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ मीथेन अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम मार्स को लेकर है। आपको पता है कि इजिप्ट में सीओपी 27 चल रहा है, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी। तो उसी का कन्वेंशन चल रहा है इजिप्ट में और उसी के साइड एंड में ये नया सिस्टम लॉन्च हुआ है, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम मार्स। तो यूपीएससी मार्स के बारे में डायरेक्टली पूछ सकती है, जो हमें पता होना चाहिए। अब मीथेन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है कि ये जो CO2 जो हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, उसमें CO2 से भी ज्यादा खतरनाक मीथेन होता है। ज्यादातर जो एमिट होता है वो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पर जो मीथेन होता है वो 80 टाइम मोर पोटेंट होता है, क्योंकि इसका जो लाइफ स्पान है एटमॉस्फेयर में वो CO2 से ज्यादा है। इस वजह से हमें मीथेन को कम से कम एमिट करना चाहिए। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी, ने बताया है कि हमें मीथेन को जो उसका एमिशन है वो 30% कम करना पड़ेगा बाय 2030 तक। तभी जाके हम इस ग्लोबल मीथेन प्लेज के गोल को पूरा कर पाएंगे। तभी हम हमारे जो वर्ल्ड का जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के लिमिट में रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या जानना जरूरी है? एक तो मार्स सिस्टम जानना जरूरी है, उसके बाद ग्लोबल मीथेन प्लेज जानना जरूरी। इस प्लेज में क्या बताया गया है कि 2030 तक मीथेन के एमिशन में 30% की गिरावट करनी है,
तभी जाके जो वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है उसे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम रख सकते हैं। मार्स क्या है? ये ग्लोबल एफर्ट है क्लाइमेट चेंज के प्रति हम और ज़्यादा कॉन्क्रीट एक्शन ले सकें। हम कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हम मीथेन का एमिशन कम से कम करें ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे कम किया जा सके। एक डाटा टू एक्शन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जो यूनिपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी ये बताएगी पॉलिसी रिलेटेड जो डाटा होगी वो हमें देगी ताकि हम एमिशन को कम करने की जो स्ट्रेटेजी है वो राइटली इम्प्लीमेंट कर सकें। इस प्रोसेस में स्टेट ऑफ आर्ट सैटेलाइट डाटा का यूज किया जाएगा। पता चल सकेगा कि कौन ज्यादा इमिट कर रहा है, कहाँ ज्यादा इमिट हो रहा है, क्या फैक्टर्स है, कहाँ में हमें ज्यादा कम करना है। ग्लोबल मीथेन प्लेज है वो भी कब लॉन्च हुआ था? सीओपी में लॉन्च हुआ था। जो लास्ट सीओपी हुई थी तब एक ग्लोबल मीथेन प्लेज लॉन्च किया गया था। इसे यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन ने इसको लीड किया था, बट इंडिया इसका पार्ट नहीं है। हमें प्लेन के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ग्लोबल मीथेन प्लेज जिसमें जो मीथेन का एमिशन है वो 30% कम करना है, उसमें इंडिया पार्ट नहीं है। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।